हेलो नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द क्लासमेट गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द हिंदू के आज के सेशन के साथ हम आ गए हैं। संडे का दिन है, थोड़ा सा स्टडी डे बना लेते हैं आज और थोड़ा बहुत जो भी न्यूज़ आई हुई है आज के द हिंदू के न्यूज़ पेपर में उसको देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा स्पेशल बहुत बड़ी एडिटोरियल वगैरह नहीं है, छोटे छोटे न्यूज़ है तो बहुत ब्रीफ में चलते चलेंगे, लेकिन जितने भी टॉपिक्स हैं उसको प्रीलिम्स के लिहाज से ध्यान रखते हुए अच्छा फैक्चुअल डाटा लेंगे। जहाँ जहाँ पर हमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, तो बहुत ही यूज़फुल सेशन रहने वाला है। चलिए सबसे पहले हाइलाइट्स देखते हैं, उसके बाद आज की पूरी चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो किसके बारे में की जा रही है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 2 के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर बात किसके बारे में की जा रही है। बात तो की जा रही है मोदी जी का जो आज ओथ टेकिंग सेरेमनी है, यानी कि शपथ ग्रहण समारोह जो होने वाला है उसके बारे में। लेकिन उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बार जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है उनको हमने क्या किया है, इन्वाइट किया है ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए पीएम के। तो देखेंगे कि क्या मुद्दे हैं, साथ के साथ में हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है नेबरहुड फर्स्ट टू बी शो एज स्वेयरिंग इन। तो यहाँ पर बात करेंगे सारे कंट्रीज़ के बारे में, साथ के साथ इस पॉलिसी के बारे में। अगली न्यूज़ क्या है, अब ब्रॉन हु चेंज्ड मीडिया इंडस्ट्री इन तेलुगु। तो ये जो व्यक्ति हैं बैरन इनका नाम है, तेलुगु इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। अभी उनको पद्म भूषण भी मिला हुआ था, अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, तो इनके बारे में एक न्यूज़ है। पर्सन इन न्यूज़ में आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन, तो इसको देखेंगे। और तेलुगु इंडस्ट्री में साथ के साथ में पूरी जो मीडिया है, न्यूज़पेपर वगैरह भी पहले इन्होंने चलाया था, तो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और अगर किसी व्यक्ति को देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है तो वो व्यक्ति अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। इनके बारे में थोड़ी सी न्यूज़ है, उसको देखेंगे। अगली न्यूज़ है CWC आस्क राहुल टू बी लीडर ऑफ अपोजिशन। तो यहाँ पर जैसे कि मालूम है इंडिया अलायंस से जो कांग्रेस पार्टी है उसको काफ़ी ज़्यादा वोट मिले हैं इस बार, तो नंबर ऑफ सीट्स उनके अच्छे खासे हैं। इस वजह से जो है इस बार 18वीं लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पद है वो खाली नहीं रहेगा। तो इसको लेकर के पूरा हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पॉलिटिकल चीज़ों से इधर हट करके हम क्या करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए, किस तरीके से उनका चुनाव होता है, क्या होता है लीडर ऑफ अपोजिशन, इसके बारे में बात करेंगे। अगली न्यूज़ कल हमने डिस्कस की थी कि जो नीट का पेपर है उसमें बहुत सारे एक तरीके से खामियां निकल के आई है और लगभग 67 बच्चों को क्या हुआ है, 720 आउट ऑफ 720 जो है वो मार्क्स मिले हैं। तो इसको लेकर के पूरा जो मुद्दा है वो चल रहा है और अभी एनटीए ने बोला है कि वो एक तरीके से पैनल बनाने के लिए जा रहा है जो कि जांच करके बताएगी कि क्या मुद्दा रहा, किस वजह से ये सारी इरेगुलरिटीज़ हुई हैं। फिलहाल जो एग्ज़ाम रिकंडक्ट करने को लेकर के एनटीए ने सीधा मना किया है। उन्होंने बोला है कि अब सिर्फ 17 या 18 बच्चों का ही एक तरीके से आप देख लीजिए कि रिज़ल्ट में थोड़ा बहुत मिसमैच है। साथ के साथ में अगर 23 लाख बच्चों के बीच में हम देखेंगे तो केवल और केवल 16,000 बच्चे ऐसे हैं या फिर 1600 या 16,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका एक तरीके से रिज़ल्ट में कुछ कमियां निकल के आ रही हैं या फिर डाउट हो रहा है। बाकी 23 लाख बच्चे, इतना बड़ा अमाउंट एक तरीके से पूरा एग्ज़ाम रिकंडक्ट कराने के लिए बहुत पैसा लगता है, बहुत रिसोर्सेज लगते हैं। तो जहाँ पर कम बच्चे हैं वहाँ पर उनका रीचेकिंग वगैरह हो सकता है, जब भी पैनल डिसाइड करेगा उसके बाद सारी चीज़ें निकल के आएंगी। अगली न्यूज़ क्या है, पाकिस्तान चाइना अग्री टू अपग्रेड कॉरिडोर। तो इसके बारे में मैं बात कर रही थी कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, साथ के साथ में CPEC है, तो ये जो कॉम्प्रिहेंशन पार्टनरशिप है चाइना और पाकिस्तान के बीच में, इसमें अभी एक वे फॉरवर्ड देखा गया है। इसका फेज़ 2 जो है वो शुरू होने वाला है। तो हम इसके प्रीवियस जो एग्रीमेंट्स हैं और जो प्री डेवलपमेंट और नीतियाँ हैं उसको एक बार रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत बारी क्वेश्चन बनता है। आगे की न्यूज़ है, एक तरीके से ये सर्वे कराया गया था LGBTQ जो कम्युनिटी है हमारे यहाँ पर, उनको लेकर के मैक्स जो एक तरीके से मैक्स लाइफ IPQ है उसने एक सर्वे किया था जिसमें पता चलता है कि इंडिया में LGBTQ जो कम्युनिटी है उसमें 90% लोग जो हैं वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह या फिर लाइफ इंश्योरेंस वगैरह कराने में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो बहुत एक अच्छा मैसेज है कि अगर हम बात कर लें हमारे यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की, तो अभी भी जो इंडिया है वो यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर में ध्यान नहीं देते हैं, ना तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और ना ही जो पूरा लाइफ इंश्योरेंस होता है उसको लेकर के। बट LGBTQ कम्युनिटी इतनी ज़्यादा अवेयर है इन सारी चीज़ों को लेकर के, तो काफ़ी एक अच्छा आर्टिकल है जिसमें आपको एक नया जो टेंजेंट है देखने को मिलेगा, तो देखेंगे इसको। अगली न्यूज़ है CCI ड्राफ्ट रेगुलेशन अटेम्प्ट टू टाइटन ग्रिप ऑन बिग टेक। तो CCI जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका काम ही क्या होता है, मार्केट में जो भी प्रतिस्पर्धा हो रही होती है बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच में, उनको एक हेल्दी कंपटीशन देने के लिए या वो एक
एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव माहौल जो है वो बनाने के लिए CCI होता है। तो अभी उन्होंने कुछ अपनी नीतियों में चेंज किया है। जो भी बिग टेक कंपनियां हैं, जितनी हमारे यहाँ पे बड़ी बड़ी फर्म्स हैं जैसे कि गूगल वगैरह हो गए, जितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली कंपनियां हैं, उनको लेकर के एक तरीके से रेगुलेशन बनाया गया है। तो देखेंगे क्या पूरा मुद्दा है, साथ के साथ में CCI का जो टॉपिक है उसको भी हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। अगली न्यूज़ है वाई इज़ चाइना प्रोबिंग सो फार साइड टू द मून। तो यहाँ पर हमने बात की थी चांग 6 मिशन के बारे में, चाइना के, जो कि चंद्रमा की बहुत ही दक्षिणतम, एक तरीके से दक्षिणतम तो नहीं, सुदूर सतह पर जा कर के क्या करने वाला था, वहाँ से जो सैंपल है और वहाँ के जो रॉ मटेरियल्स है वो लेकर के आने वाला था। तो इसके बारे में बात करेंगे फ़िलहाल कि ये मिशन सक्सेसफुल रहा है और क्यों इतना चाइना इसके ऊपर में ध्यान दे रहा है और इसके क्या वे फॉरवर्ड है, क्या फ़ायदे हैं चाइना के लिए भी और पूरे वर्ल्ड के लिए भी। तो ये एडिटोरियल एक तरीके से आया है, उसको हम देखेंगे। अगली न्यूज़ है व्हाट इज़ द नेशन हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। तो यहाँ पर जो हेल्थ केयर को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है, अभी कुछ चेंजमेंट किए गए हैं, इसके बारे में ये पूरा एडिटोरियल है, देखेंगे। नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज के बारे में बात की जा रही है। एक तरीके का ये इंश्योरेंस है, जब भी कोई व्यक्ति इंश्योरेंस करवाता है, हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है, तो जब वो हॉस्पिटल वगैरह में जाता है, जब उस मान लीजिए उस व्यक्ति के घर का कोई भी पेशेंट जो है वो एडमिट होता है और जब फाइनल उनका ट्रीटमेंट हो जाता है, जब उनको हॉस्पिटल छोड़ना होता है, उस समय में हॉस्पिटल वाले एक तरीके से जो इंश्योरेंस क्लेम वगैरह क्लियर नहीं होता, इस वजह से मरीज को जाने नहीं देते या उसकी फैमिली को जाने नहीं देते। तो इन सारी समस्याओं को रेगुलेट करने के लिए हमने कुछ दिन पहले भी न्यूज़ डिस्कस की थी कि अब जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो थोड़ा सा इसके ऊपर भी ध्यान देने के लिए जा रही है। इसी की दिशा में काम करते हुए ये नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज करके एक पॉलिसी जो है वो आई है। इसके बारे में हम देखेंगे क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है GS पेपर 3 में हेल्थ के लिहाज से, और GS पेपर 2 में आप बात करेंगे तो पॉलिसी मेकिंग के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पूरा जो टॉपिक है इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं, एक एक करके सारे टॉपिक्स को देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात की जा रही है नेबरहुड फर्स्ट टू बी ऑन शो एट स्वेरिंग इन। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आज जो 9 जून है और आज शाम को ही ओट टेकिंग सेरेमनी होने वाली है। मोदी 3.0 जो है वो टेन्योर शुरू होने वाला है और इसको लेकर के अभी जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें कल भी हमने बात की थी कि बहुत सारे एक तरीके से हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उनको इन्वाइट किया गया है, जैसे कि बांग्लादेश की शेख हसीना, नेपाल के जो प्रचंड हैं और श्रीलंका के विक्रम सिंघे। इन तरीके से हमने अपने जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उनको हमने क्या किया, इनवाइट किया है। इसी दिशा में अभी हमने मोइज्जू जी को भी, जो कि मालदीव के प्रेसिडेंट हैं, और आप सभी को मालूम है कि मालदीव के साथ में अभी पिछले कुछ महीनों पहले हमने बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट देखा था इंडिया और मालदीव के बीच में, लेकिन उसके बावजूद भी मालदीव के मोइज्जू जी को इंडिया ने क्या किया है, इन्वाइट किया है इतनी बड़ी अपनी सेरेमनी के लिए। वैसे मोइज्जू जी ने भी बोला है कि आई वुड लव टू कम, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़ी सेरेमनी में हमें बुलाया जा रहा है। तो डेफिनेटली जो है 2-3 देश जो होते हैं जिनके बीच में, जो कि स्पेशली आपके आसपास के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इनके साथ आपको रिलेशन बहुत अच्छे बना करके चलने होते हैं, क्योंकि हमें पता है मालदीव जो है एक इस तरीके का आइलैंड कंट्री है। साथ के साथ में अगर वो इंडिया से हटता है और वो चाइना की तरफ को टिल्टेड होता है तो फिर क्या हो जाएगा, हमारे लिए एक तरीके से बहुत नुकसान की बात हो जाएगी। साथ के साथ में मालदीव और इंडिया का अगर आप मैप देखेंगे तो मालदीव इंडिया के बहुत करीब है, चाइना तो बहुत दूर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चाइनीज़ अब ट्रूप्स वगैरह आने लगे हैं या चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हमारे लिए एक तरीके से खतरा हो सकता है। इसी वजह से हमें क्या करना है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को बहुत ज़्यादा और स्ट्रेंथन करने के लिए सारे जो कंट्रीज़ हैं जिनके साथ कॉन्फ्लिक्ट भी है तो उसको साइडलाइन करते हुए हमें एक अच्छा हेल्दी एक रिलेशन बना करके चलना है। इसको ध्यान में रखते हुए, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए सारे जितने हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन सबको हमने इसमें इन्वाइट किया है, इंक्लूडिंग सेशल्स वगैरह को भी हमने इन्वाइट किया है। तो देखेंगे कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है इंडिया की और इसका क्या एक तरीके से उद्देश्य है। तो सबसे पहले नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की अवधारणा कब आई थी, 2008 में ये आया था कि हमारे आसपास के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमको एक तरीके से हार्मोनी क्रिएट करके रखनी है, मैत्रीपूर्ण संबंध बना करके रखना है। 2008 में आई थी ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इसको ध्यान में रखिएगा। सारे जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ में एक तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हर दिशा में, चाहे वो कल्चर के मामले
मामले में हो, चाहे वो इकोनॉमी के मामले हो, चाहे वो साइंस के मामले में हो, हर दिशा में एक तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो हम लेकर के आए थे। ठीक है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मेन एरियाज किन पे फोकस किया गया इंडिया के द्वारा, तो जो दक्षिण एशियाई कंट्रीज़ हैं जिसमें आपका एक तरीके से इंडोनेशिया भी आएगा, आपका श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं वो सारे के सारे आते हैं इसमें। और सबसे ज़्यादा मेन फोकस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत इन्हीं दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में रखा गया है। ठीक है, इसमें आपको पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल सारी चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ पर जो है रीजनल कनेक्टिविटी के साथ साथ में एक तरीके से मैरी टाइम कनेक्टिविटी को भी स्ट्रेंथन करने की बात होती है, क्योंकि ये सारे जो देश हैं वो किस एरिया में आते हैं, इंडियन ओशियन वाले रीजन में आते हैं। ठीक है, और इंडियन ओशियन का हमारे लिए अपने आप में बहुत महत्व है। इसको ध्यान में रखते हुए ये जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को हम इतना ज़्यादा प्रेफरेंस दे करके चलते हैं। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 2008 में स्टार्ट हुआ है, मेनली जो है दक्षिण एशियाई देश हैं इसमें, और आपको देशों के नाम थोड़े बहुत पता तो है ही आपको कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, मालदीव, ये सारे आपके पड़ोसी कंट्रीज़ हैं। तो ये सारे के सारे इसमें आते हैं। मेन जो उद्देश्य किस किस सेक्टर में काम करना होता है, तो सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना और कनेक्टिविटी बढ़ाना, एक तरीके से जितना भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, ये सारे जो उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी लेकर के आई गई है। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं जब तो इसी तरीके से रिवाइज कर लेना चाहिए उसको। यहाँ पर आपको मैप दिख रहा होगा कहाँ पर, जिसमें बात की जा रही है नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जितने भी ये कंट्रीज़ हैं ये सारे के सारे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। यहाँ पर आपको म्यांमार दिख रहा है, ये बांग्लादेश, ये जो पूरा बे ऑफ बंगाल, साथ के साथ में ये इंडियन ओशियन वाला रीजन है। यहाँ पर आपको दिख रहा है श्रीलंका। तो जितने भी हमारे आसपास के कंट्रीज़ हैं उनके साथ में हमको एक तरीके से अच्छे संबंध बना करके चलना हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का क्या है, एक तरीके से मोटो है, गोल है, उद्देश्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी 2008। चलते हैं आगे। यहाँ पर बात की जा रही है इसी नेबरहुड पॉलिसी के लिए, जब भी हमने आर्टिकल डिस्कस किया इसमें सागर के बारे में भी बात की गई है। इसमें बोला गया है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक तरीके से जो उद्देश्य है वो ये तो है ही कि हम अपने सारे कंट्रीज़ के साथ में, नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में, लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में, बाकी सारे सेक्टर्स में कनेक्टिविटी बढ़ाएं। साथ के साथ में हमारा एक ये भी उद्देश्य है कि जो हम सागर विज़न अपना ले करके चलते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है, उसको भी हम और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें। क्यों? क्योंकि ये जितने भी एरियाज़ आपको दिखाई दे रहे हैं वो पूरे के पूरे समुद्री एरिया के आसपास में हैं, जितने भी ये नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। और समुद्री रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम बात करें फिशरीज़ के मामले में, अगर हम बात करें क्रूड ऑयल वगैरह के मामले में, तो एक ओशियन का बहुत बड़ा रोल है। पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह के मामले में ओशियन का बहुत बड़ा रोल है। इस वजह से हम क्या करते हैं, सागर माला एक तरीके से हमने एक प्रोजेक्ट लगाया हुआ था और एक मिशन हमने सागर मिशन की शुरुआत की थी। तो सागर मिशन की शुरुआत हमने 2020 में की थी, जब कोविड पैंडेमिक आया था। उस समय में जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है उसको एक तरीके से हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए इस सागर मिशन की शुरुआत की थी। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक उद्देश्य ये भी है कि इस मिशन सागर को भी थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करना है। तो मिशन सागर को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने बताया कि 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी, कोविड-19 असिस्टेंस प्रोग्राम था ये। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल INS केसरी ने निभाया था। तो INS केसरी का नाम याद भी रखिएगा। और ये पूरा जो पूरा मिशन था वो किन के ऊपर डिपेंडेंट था, तो हमारे जितने भी मैरीटाइम एरिया में आने वाली नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि मालदीव हुआ, मॉरिशस हुआ, मेडागास्कर, कोमोरोस, सेशल्स, इन सारे कंट्रीज़ में एक तरीके से ज़रूरी सामान, दवाइयाँ वगैरह, जो उस समय में फूड आइटम्स, मेडिकल, ये सारी चीज़ें जो है मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड कराने के लिए हमने ये सागर मिशन की शुरुआत की थी। अभी भी ये चल रहा है और इसको हम और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। उससे बहुत ज़्यादा लाभ हमें ही होगा, क्योंकि हमारे जो बाकी सारे ये कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके साथ रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएंगे। ठीक है, तो सागर मिशन सबसे पहले तो बात कर ली हमने कि एक याद रखिएगा, जब भी कोई भी मिशन या पॉलिसी आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर मिनिस्ट्री से भी क्वेश्चन बनता है। तो अगर आपसे बात की जाए कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो आपको याद रखना है कि वो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, यानी कि विदेश मंत्रालय जो है, उसके अंतर्गत नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी आती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सागर मिशन जो है वो किस तरीके से एक तरीके से कौन लेकर के आगे बढ़ रहा है, तो सागर मिशन
जो है वो पूरा का पूरा एक तरीके से INS केसरी वगैरह इसमें है, तो एक तरीके से आपको दिख रहा होगा पोर्ट एंड शिपिंग के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। दूसरी बात ये है कि जब हमने सागर मिशन चालू किया था कोविड के समय में, उसके बाद हमने उसको एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए सागर मैत्री मिशन भी क्या किया था, एक तरीके से इवॉल्व किया था। और ये किसके द्वारा किया गया था, DRDO के द्वारा। INS सागर ध्वनि जो है इसमें इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। तो सागर मिशन के बारे में याद रखिएगा, INS केसरी, और दूसरा जो है वो सागर मैत्री मिशन, इसमें INS जो है सागर ध्वनि। तो क्या कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग मिशन हैं, लेकिन एक तरीके से इनका काम जो है वो एक ही तरीके का है, और दोनों मिशनों में इंपॉर्टेंट रोल अदा करने के लिए जो शिप है या फिर वॉरशिप है उसका जो नाम है वो भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सागर मैत्री मिशन की। तो इसमें बात क्या की गई है कि इंडियन ओशियन रीजन में सेफ्टी और ग्रोथ के लिए ये जो पूरा मिशन है वो लाया गया था, ठीक है। और ये इंडिजिनियस मिशन था, जितने भी इंडियन ओशियन रीजन में देश आते हैं उनके साथ में एक तरीके से समुद्री आप कह लीजिए कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, या फिर समुद्री जो भी एरिया में जितने भी देश आते हैं उनके साथ संबंधों को थोड़ा सा और मजबूत करने के लिए ये पूरा मिशन आया था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, बात की जा रही है, बहुत ही ये फेमस व्यक्ति थे और तेलुगु इंडस्ट्री में साथ के साथ फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखते थे। इनका मेन रोल मीडिया के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मीडिया को एक नया आयाम देने में, एक तरीके से स्ट्रेंथन करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। नाम इनका क्या है, रामोजी राव। फाउंडर है ये किसके, एनाडू के। तो एनाडू जो है बेसिकली एक न्यूज़पेपर एजेंसी थी इनिशियल डेज़ में, बहुत ही पुराने समय से, और ये बेसिकली तेलुगु जो हैदराबाद वाला एरिया है वहाँ पर, आंध्र प्रदेश हैदराबाद वाले एरिया में था। तो रामोजी राव जी का अभी जो है वो क्या हो गया है, डेथ हो गई है, उनकी देहांत हो गया है। तो इस वजह से ये अभी न्यूज़ में है, इनको देख लेते हैं, क्योंकि पर्सन इन न्यूज़ में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2016 में ही इनको पद्म विभूषण मिला हुआ है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि जब भी कोई इस तरीके के हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त कोई इंसान होता है, भारत रत्न के बाद में आपको दिखाई देगा कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण जैसे जो सर्वोच्च सम्मान है, उससे कोई अवॉर्डेड व्यक्ति है जिसकी डेथ हो जाती है या फिर कुछ किस भी वजह से वो न्यूज़ में आता है, तो क्वेश्चन आपके बन जाते हैं स्पेशली स्टेट पीसेस वगैरह में। तो ध्यान रखिएगा, रामोजी राव जी कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं आपके आंध्रा से, ठीक है। और ये किस क्षेत्र में काम करते हैं, तो मीडिया साथ के साथ में जो आपका फिल्म सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा रामोजी राव का, कहाँ से, आंध्र प्रदेश से। इनके न्यूज़पेपर का नाम याद रखिएगा, ये फाउंडर है किसके, एनाडू के, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने काम किया है जिस समय में मीडिया बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही थी, बहुत इनिशियल फेज़ में थी। उस समय में एक तरीके से डेमोक्रेसी में एक अच्छा चेंज लाने के लिए उन्होंने इस तरीके से शुरू किया था मीडिया को अपने, और उसके बाद धीरे धीरे वो फिल्म सेक्टर में भी गए। बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने मूवीज़ भी बनाई हैं जो कि बहुत ही सोशल जो टॉपिक्स है उनको भी एड्रेस करती है, साथ के साथ में और भी बहुत सारे मुद्दों पे काम किया है इन्होंने। याद में रखिएगा इनका नाम, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है CWC आस्क राहुल टू बी लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। तो यहाँ पर बात की जा रही है GS पेपर 2 से रिलेटेड ये पूरा टॉपिक है लीडर ऑफ अपोजिशन की। लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होता है कि जब भी इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, एक पार्टी जीतती है, दूसरी पार्टी हारती है, लेकिन जो हारने वाली भी पार्टी होती है या जो अलायंस होता है उसमें भी जो सबसे ज़्यादा वोट लेकर के जो पार्टी आती है, उस पार्टी के एक नेता को लोकसभा में विपक्ष में बिठाया जाता है, सो दैट वो क्या कर सके, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में ही होता है, और इसलिए उनको बिठाया जाता है कि सरकार की जितनी भी नीतियां हैं जो कि सरकार सदन में रखेगा उसका एक तरीके से क्या करना है, उनको क्रिटिसाइज़ भी करना है, एनालाइज भी करना है, और एक तरीके से वे फॉरवर्ड चीज़ें अपनी देनी है, अपना इनपुट्स देना है, सो दैट जो गवर्नमेंट है वो सही तरीके से पॉलिसी बना सके। विपक्ष का काम केवल और केवल ये नहीं होता है कि मुद्दा जो है अगर कोई भी आ रहा है तो उसका विरोध ही करना है। अगर कोई मुद्दा है जो कि अच्छा है उसको समर्थन करने का भी जिम्मेदारी होती है। साथ के साथ में अगर बोला जाए कि उसमें कुछ भी कमियां या लूप होल दिखाई देता है तो उसको ठीक करवाने का काम भी क्या होता है, विपक्ष का होता है। इन केस अगर आप देख लीजिए सारे जो मोरल और लेस जो भी चीज़ें होती हैं वो यही होती हैं कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि वो विरोध करेगा, उसका उद्देश्य ये होता है कि गवर्नमेंट के लिए सही पॉलिसीज़ गवर्नमेंट जो भी बनाए वो जनता के लिए जो भी पॉलिसीज़ बनाए तो सही पॉलिसीज़ जनता तक पहुँचे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि कांग्रेस ने क्या बोला है और किसको वो अपना लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
क्या प्रोविजंस है, ठीक है। तो भारत में विपक्ष का नेता कौन होता है? जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होती है उसका नेता जो है, उस सदन का नेता, अगर जो कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, साथ के साथ में उनके पास में अगर कम से कम 10% जो है वो क्या है, समर्थन है सदस्यों का, तो फिर क्या होता है, उस पार्टी के व्यक्ति को क्या कर लिया जाता है, लीडर ऑफ अपोजिशन। वो पार्टी जो भी चुने कि हमारी तरफ से ये व्यक्ति लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, उसको वहाँ पर बिठा दिया जाता है, ठीक है। तो 10% वाला जो आपका क्राइटेरिया है उसको याद में रखिएगा। जितने भी नंबर ऑफ सीट्स हैं पार्लियामेंट में, उनके लोकसभा की अगर बात करें तो कितने सीट्स हैं, 543। इनका जो 10% सीट अगर किसी भी विपक्षी पार्टी के पास है तो उस विपक्षी पार्टी का जो कोई व्यक्ति होगा वो लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि विपक्ष के नेता के रूप में क्या करेगा, सदन में बैठेगा। काम और विशेषाधिकार क्या होते हैं अगर इनको बनाया जाता है, तो जो भी विपक्ष का नेता होता है उसको कैबिनेट मिनिस्ट्री के समान ही सारी चीज़ें मिलती हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट आया कब था, तो 1977 में एक एक्ट बना था। कौन सा? विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्तों से संबंधित अधिनियम 1977। तो लीडर ऑफ अपोजिशन का कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले 1977 में निकल करके आया है इंदिरा गांधी जी के समय में। तो इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। मैंने बता दिया कि 10% का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना चाहिए। साथ के साथ में जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है उसको किसी कैबिनेट मंत्री के समान ही क्या होती है, सारी चीज़ें मिलती हैं। एक मतलब कैबिनेट मंत्री के समान ही उनको ओहदा मिला होता है, ठीक है। साथ के साथ में कौन सा अधिनियम है, तो 1977 का अधिनियम है जिसमें विपक्ष के नेताओं के वेतन भत्ते क्या होंगे, इन सारी चीज़ों को लेकर के प्रोविज़न दिया गया है। विपक्ष का प्रमुख काम क्या होता है, तो मैंने बात की कि विपक्ष का काम केवल विरोध करना नहीं होता है। जब भी कोई पॉलिसी बनती है उसका समर्थन करना भी होता है, और उसमें अगर कोई चेंज लाना है, सुधार की ज़रूरत है, तो वो सुधार करना भी विपक्ष का काम होता है, सो दैट क्या हो सके, हमारी डेमोक्रेसी और मजबूत हो सके। तो ये सारी चीज़ें हैं भूमिका और जिम्मेदारियों में। अगर आप देखेंगे तो बहस करना, जांच करना, मंत्रिमंडल, छाया मंत्रिमंडल कहने का मतलब क्या है कि एक तो कैबिनेट जो होती है वो जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है उनका एक कैबिनेट होता है जिसमें चुनिंदा मंत्री होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट को वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से जब लीडर ऑफ अपोजिशन भी बैठता है तो वो भी एक तरीके से कुछ ग्रुप लेकर के चलता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो अलग अलग मिनिस्ट्री से क्या करते हैं, जवाब मांगते हैं। आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में जब भी आप डिबेट वगैरह कभी देखते हैं तो देखते हैं कि हमेशा जो सत्ताधारी पार्टी के नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है बाकी जो सदन के सदस्य होते हैं। तो बेसिकली जो लीडर ऑफ अपोजिशन का काम क्या होता है कि जनता के मुद्दों को वहाँ पर रखे। कोई भी नीति अगर है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो उस मिनिस्ट्री से, उस मंत्री से जवाब तलब किया जाए। ये सारी चीज़ों का काम होता है, ठीक है। बहस और जाँच करना, वैकल्पिक नीतियाँ बनाना, ये सारे के सारे जो हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन के काम हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ से आपको फैक्चुअल डाटा भी मिलेगा और आंसर राइटिंग में लिखने के लिए भी आपको डाटा मिल जाएगा। अगली बात की जा रही है एनटीओ को लेकर के। एनटीए सेट्स ऑफ पैनल टू नीट एलिगेशंस रूल्स आउट अ रीटेस्ट। तो यहाँ पर एनटीए ने रीटेस्ट कराने से तो मना कर दिया है। इनका कहना ये है कि 23 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, उसमें से केवल अगर 1600 बच्चों का ही रिजल्ट में कुछ इरेगुलरिटीज़ आ रही है या फिर रिजल्ट में कुछ भी डाउट है तो उसके लिए पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर के अभी एक पैनल बनने वाली है। पैनल को हेड कौन कर रहे हैं, तो यूपीएससी के फॉर्मर जो अध्यक्ष हैं वो इसको हेड करने वाले हैं। अभी जो है ये पूरा मुद्दा जब भी पैनल आएगा वो आकर के बताएगा कि क्या कमियां रही, क्यों ये सारी चीज़ें निकल के आई। मेन जो मुद्दा बोला जा रहा है वो नॉर्मलाइजेशन का बोला जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, मान लीजिए किसी सेंटर में किसी बच्चे को क्या मिले हैं, थोड़ा लेट से पेपर मिला है, या फिर किसी क्वेश्चन में कोई सेट होता है बहुत ज़्यादा टफ सेट बन जाता है और कोई सेट होता है जो कि थोड़ा सा ईजी होता है। तो फिर उनको बैलेंस आउट करने के लिए, इक्वल ग्राउंड देने के लिए क्या किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन का सहारा लिया जाता है। तो यहाँ मुद्दा ये निकल के आया कि नॉर्मलाइजेशन में बच्चों के 60-60, 70-70 मार्क्स बढ़े हैं। तो ये किस बेसिस पे बढ़ गया, जिसकी वजह से लगभग 67 बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स पूरे आए हैं, मतलब पूरे के पूरे 100% मार्क्स आए हैं। मुद्दा भी इसलिए बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि जो अगर टॉप कॉलेजेस में आप देखेंगे तो सीटों की संख्या आपको 44 से 46 ही मिलेगी और वहाँ पर 67 बच्चे टॉपर है। तो मतलब टॉप करके भी कई सारे बच्चे जो है उनको टॉप कॉलेजेस नहीं मिल पाएंगे। इस वजह से ये पूरा मुद्दा ज़्यादा निकल के आया है। कई सारे बच्चों ने नीट के रिज़ल्ट के बाद में सुसाइड भी किया है और सभी को मालूम है, जितना भी ये रिज़ल्ट आता है स्पेशली मेडिकल फील्ड में बहुत सारा सुसाइड के केसेस निकल के आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, इसके ऊपर बात होनी भी ज़रूरी है। अभी पैनल डिसाइड करेगी कि क्या पूरा मुद्दा रहा, क्यों ये चीज़ें निकल कर के आई, उसके बाद फिर इसको डिस्कस करेंगे।
अगली न्यूज़ क्या है, पाकिस्तान चाइना अग्री टू अपग्रेड कॉरिडोर। तो जो पाकिस्तान और चाइना का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक जो हमारा स्कीम चलती है, जो कि किसके बीच में है, पाकिस्तान और चाइना के बीच में। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, ये किसका पार्ट है, तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसी का पार्ट है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना पूरे विश्व के देशों को जोड़ रहा है, लेकिन CPEC केवल जो है वो चाइना और पाकिस्तान के बीच एक तरीके से ट्रिटी है, और इसको अभी और ज़्यादा फेज़ 2 का ट्रायल शुरू करने की बात की जा रही है। बेसिकली ये किस तरीके का स्कीम है, तो बेसिकली इसमें होता ये है कि जितने भी पाकिस्तान और चाइना के जो रूट्स हैं, जैसे कि आप मान लीजिए पोर्ट्स वगैरह हैं, साथ के साथ है कॉरिडोर्स वगैरह है, ये सारे डेवलप करने का काम CPEC के तहत होता है। तो अभी इसके बारे में थोड़ा सा हम रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये नया चीज़ नहीं है, बहुत पहले से है ये, तो इससे क्वेश्चन भी बनते हैं काफ़ी, तो इसको देख लेते हैं। बात की जा रही है चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की। सबसे पहले तो ये पाकिस्तान में जो है उसके विकास के लिए ये पूरी योजना है कि पाकिस्तान में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है उसके लिए। सभी को मालूम है कि चाइना और जो पाकिस्तान है वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो इस वजह से चाइना बहुत ज़्यादा क्या करता है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है। दूसरा मुद्दा ये भी है कि चाइना और इंडिया के बीच में हमेशा राइवलरी चलती रहती है, और पाकिस्तान चाइना का सपोर्टर है और इंडिया का सबसे बड़ा विरोधी है। तो इस तरीके से भी चाइना कोशिश करता है कि एटलीस्ट पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में रखा जाए। पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा टेरर एक्टिविटीज़ भी निकल करके आती है, ऐसा बोला जाता है। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हमेशा से पाकिस्तान रहा है, इस वजह से जो है चाइना बहुत ज़्यादा फोकस करता है पाकिस्तान के ऊपर में, ठीक है। यहाँ पर बात की जाए कि CPEC परियोजनाओं के तहत लगभग 2020 तक तो अभी $62 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट चाइना कर चुका है। तो काफ़ी बड़े लेवल पे यहाँ पर क्या करता है, वो इन्वेस्टमेंट करता है CPEC के तहत पाकिस्तान में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आर्थिक विकास करना है, ऊर्जा उत्पादन, बुनियादी ढांचों में सुधार और व्यापार सुविधा। जितने भी आपको यहाँ पे टॉपिक्स पॉइंट्स दिख रहे हैं, आंसर राइटिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आप PPT लेकर के हमारे चैनल से और फिर इसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो आर्थिक विकास करना है, ऊर्जा उत्पादन करना है, बुनियादी ढांचा बनाना या फिर व्यापार सुविधा देना है चाइना पाकिस्तान और बाकी सारे रीजनल एरियाज़ में। उसके लिए जो है ये CPEC जो बनाया गया था चाइना और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। इसके तहत अभी कौन कौन सी मेन जो एक तरीके से कंसर्न जो परियोजनाएं हमारे लिए कंसर्न है, लेकिन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तो है ग्वादर पोर्ट। तो हमने बात की थी जब इंडिया और चाबहार के बीच में, ईरान के बीच में जो चाबहार पोर्ट को लेकर के एग्रीमेंट हुआ था, तब हमने बात की थी कि इसी के थीम पर बिल्कुल पाकिस्तान में चाइना भी ग्वादर पोर्ट को क्या कर रहा है, इस्टेब्लिश कर रहा है। तो ग्वादर पोर्ट जो है इसी CPEC परियोजना से निकल करके आया है, जिसमें काम क्या किया जाता है, जो भी समुद्री बंदरगाह हैं उनका डेवलपमेंट वगैरह किया जाता है। ऊर्जा अगर परियोजनाओं की बात करें तो पाकिस्तान में ऊर्जा संकट से निपटने के लिए जो भी कोयला, जल, पानी, पवन ऊर्जा, ये सारी परियोजनाएं जो हैं वो भी चाइना लगा रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ाने का भी काम कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बढ़ाने का भी काम चाइना कर रहा है, जिसमें आपका सड़क भी आती है, रेलवे भी आता है। तो सारे लॉजिस्टिक्स बेसिकली डेवलप करने के लिए ये CPEC की जो परियोजना है वो आई हुई है। फ़ायदे क्या हैं, दो देशों के बीच में कोई भी इस तरीके की योजना बनती है, परियोजना शुरू होती है, तो वही फ़ायदे होते हैं, आर्थिक विकास होता है, रोज़गार मिलता है। इसको आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी देखिए, इसको आप इस तरीके से देखिए कि अगर इंडिया का किसी भी देश के साथ में, जैसे हम बहुत दिनों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, या फिर कोई भी एग्रीमेंट होता है इंडिया का, जैसे मान लीजिए चाबहार पोर्ट को लेकर के है, तो उससे वे फॉरवर्ड इंडिया के लिए क्या फ़ायदे होंगे, एक तो आर्थिक विकास होगा, दूसरी बात है कि रोज़गार सृजन होगा। हमारे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से लोग जो है वो हो सकता है कि वहाँ पर भेजे जाए, या फिर हमारे यहाँ अगर कोई परियोजना शुरू हो रही है तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। ऊर्जा सुरक्षा वगैरह के क्षेत्र में अगर काम हो रहा है तो यहाँ से ये भी चीज़ निकल के आएगी, और रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ेगी हर मामले में, चाहे वो मैरीटाइम के मामले में हो, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी के मामले में हो। तो रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ने का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पर अदा होता है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में। अगर रीजनल कनेक्टिविटी अच्छी है तो फिर यहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का टाइमिंग कम हो जाता है, खर्च कम हो जाता है, तो इकोनॉमी को ओवरऑल बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है इस तरीके की कोई भी योजना होती है उससे, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, केवल एक देश के बारे में ये बात नहीं हो रही है, जितना भी आप इस तरीके की परियोजनाएं बनाते हैं उसमें सभी देशों का वही हित, वही एक तरीके से उद्देश्य जो है वो जुड़ा होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा।
चलते हैं आगे। अब यहीं पर बात की थी मैंने कि CPEC जो है वो एक तरीके से चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही पार्ट है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना ने क्यों शुरू किया है, जितने भी आसपास के उसके कंट्रीज़ है, साथ के साथ में वर्ल्ड वाइड जितने भी कंट्रीज़ है उनके बीच में कनेक्टिविटी बिठाने के लिए, चाहे वो सड़क माध्यम से हो, चाहे वो रेल के माध्यम से हो, चाहे वो एक तरीके से मैरीटाइम के माध्यम से हो, जितने भी विश्व के देश है साथ के साथ चाइना के जितने भी आसपास के देश हैं उनके साथ कनेक्टिविटी बिठाने के लिए चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की शुरुआत की थी। ठीक है, कब शुरुआत की थी? तो सबसे पहले 2013 में इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट निकल करके आया था। बेसिकली उद्देश्य था वैश्विक व्यापार को बढ़ाना। कौन से रीजन में? एशिया वाले रीजन में, साथ के साथ ओवरऑल बाकी सारे वर्ल्ड के साथ भी। ठीक है, इनिशियली जो थे वो 70 देश और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसका पार्ट थे। धीरे धीरे करके बहुत सारे जो देश हैं वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हुए। अभी आपको बताना है कि रिसेंटली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से 2 जो देश हैं वो बाहर निकले हैं। कौन से वो देश हैं आपको उसको कमेंट सेक्शन में बताना है। जाकर के सबसे पहले गूगल सर्च करेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ये पिछले साल की ही न्यूज़ है। ठीक है, अभी रिसेंट जितने भी एग्जाम होंगे वहाँ पर आपसे पिछले 1 साल का करंट पूछा जाता है। वहाँ पर आपको ये पूछा जाएगा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अभी कौन से 2 देश हैं जो कि बाहर निकले हैं। ठीक है, तो इसका भी उद्देश्य सेम है, बुनियादी ढांचा वगैरह, व्यापार, निवेश करना, साथ के साथ में कल्चरल एक तरीके से कनेक्टिविटी बिठाना, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी बिठाना, वही सारे ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव साथ के साथ में CPEC जो है वो बनाया गया है। और दोनों के बीच में लिंकेज भी यही है। CPEC जो है बेसिकली चाइना पाकिस्तान पे फोकस है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पूरे वर्ल्ड वाइड ओवरऑल विश्व के लिए है। अगली न्यूज़ क्या है? यहाँ पर बात की जा रही है कि हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में। तो सबसे पहले तो हेल्थ इंश्योरेंस GS पेपर 3 में आपका आता है, साइंस वाला जो सेक्टर है वहाँ पर हेल्थ जो टॉपिक है उससे आता है। ठीक है, दूसरी बात की जा रही है कि समुदाय के बारे में LGBTQ समुदाय जो कि बोला जाता है एक तरीके से मार्जिनलाइज्ड समुदाय है, बहुत ज़्यादा अभी भी यहाँ पर इंडिया में इनको एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाई है। तो LGBTQ जो समुदाय है जिसमें लेस्बियन, गे, बाईसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर और इंटरसेक्स ये सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर बात की गई है कि जो LGBTQ समुदाय है इसमें 90% जो है आपको दिखाई देगा इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लेने की टेंडेंसी। लगभग 90% जो LGBT कम्युनिटी है वो एक तरीके से सेविंग भी करती है, साथ के साथ हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह पे उनका बहुत ज़्यादा ध्यान भी है। तो बचत जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इकोनॉमी के लिए अच्छी भी होती है और इंडिविजुअल्स के लिए भी सेविंग बहुत अच्छी बात होती है। और यहाँ पर एक ये जो रिपोर्ट है वो कौन निकाल कर लेकर आया है? ये निकाल के लेके आए हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने एक तरीके से सर्वे कंडक्ट करवाया था जिसमें पता चला कि जो LGBTQ कम्युनिटी है उसमें 90% जो पूरा समुदाय के जो लोग हैं जो कि सेविंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, साथ के साथ हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह के ऊपर में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो काफ़ी एक अच्छा प्रोग्रेसिव चीज़ है। साथ के साथ में बाकी सारे जितने भी हमारे यहाँ पे कम्युनिटी है वो इससे सीख ले सकती है, क्योंकि अभी भी अगर हम बात करें आंकड़ों को देखते हैं तो इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह को लेकर के अवेयरनेस कम है। साथ के साथ में इंडिया में बचत करने की जो टेंडेंसी है वो भी अब धीरे धीरे कम हो रही है। एक तो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, लोगों के खर्चे ही डे टू डे लाइफ के पूरे नहीं हो पाते हैं। दूसरी बात यह है कि बचत करने की अब टेंडेंसी भी बहुत कम हो गई है। जब से डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, आपको खुद भी लगता होगा कि एक क्लिक पे आपके मोबाइल से सारा काम हो जाता है, तो उसमें खर्च जो है वो बढ़ गया है, कहीं ना कहीं सेविंग्स जो है वो कम होती जा रही है। बट ये एक अच्छा मैसेज जो है वो LGBTQ कम्युनिटी दे रही है, ध्यान में रखिएगा। आप इसको आंसर राइटिंग में भी कोट कर सकते हैं कि जहाँ पर जिस सेक्टर को हम कहते हैं कि ये मार्जिनलाइज सेक्टर है और ये हमारे समुदाय को, समाज को ख़राब कर सकता है अगर हमने इन लोगों को एक तरीके से ज़्यादा फ्रीडम दे दी। बट यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिखाई देता है कि यही समुदाय जो है वो आपको सही मैसेज भी दे सकता है, काफ़ी कुछ अच्छा भी सिखा रहा है, फिलहाल यहाँ जो आंकड़े बता रहे हैं। चलते हैं आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, GS पेपर 3 में इकोनॉमिक वाले सेक्टर से रिलेटेड है। बात की जा रही है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ड्राफ्ट रेगुलेशन अटेम्प्ट टू टाइटन ग्रिप ऑन बिग टेक। तो बिग टेक कहने का मतलब क्या है कि जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनियां हैं, उन पे एक तरीके से कंपटीशन जो कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि CCI है वो रेगुलेशन बिठाने की बात कर रही है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे हमने केसेस देखे हैं, अभी हमने यूरोप में भी देखा था कि यूरोप जो है वो क्या कर रहा है, गूगल वगैरह या
फिर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां हैं उनके ऊपर थोड़ा सा एक तरीके से रेगुलेशन करने का या फिर उनको ऊपर प्रेशर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये कंपनियां ऐसी हैं जो मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर रही हैं बाकी सारे टेक्नोलॉजिकल जितनी भी कंपनियां हैं उनके साथ में एक तरीके से प्रतिस्पर्धात्मक अच्छा हेल्दी कंपटीशन लेकर के नहीं चल रही है। एक मोनोपोली जब क्रिएट होती है मार्केट में तो फिर बाकी सारे जो एक तरीके से लोग होते हैं या कंपनियां होती हैं उनको लॉस होता है और केवल एक ही कंपनी को फ़ायदा होता जाता है। तो इकोनॉमी के लिए ठीक बात नहीं होती है ये। इसी को ध्यान में रखते हुए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी कुछ रेगुलेशन को थोड़ा सा बढ़ाने की बात की है, साथ के साथ में मॉनिटर जो करने की बात की है कि जितने भी ये बिग टेक कंपनियां हैं उनके ऊपर एक तरीके से ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा। क्या एम रखा गया है? एम टू इंश्योर इंडस्ट्री जाइंट्स अहेड टू कमिटमेंट और नॉट एक्सप्लॉयट रेगुलेटरी लूप होल्स। तो बात की गई है कि हमने बहुत सारी नीतियां बना रखी है अपने यहाँ पे। आईटी एक्ट जो है हमारा 2000 का, साथ के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हमने टाइम पे की है, लेकिन फिर भी क्या होता है बहुत सारी कंपनियां लूप होल में आ जाती हैं, लूप होल यूज़ करके वहाँ से बच करके निकल जाती हैं। टैक्सेशन के मामले में क्या होता है कि कई बार हमने ये न्यूज़ देखी है, कंपनियाँ हमारे यहाँ पर काम कर रही होती हैं बट उनका जो हेडक्वार्टर होता है वो सेशेल्स और बहुत सारी ऐसी छोटी कंट्रीज़ में, सिंगापुर वगैरह में खोल देते हैं जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती है, जिसको टैक्स हेवन कंट्रीज़ भी बोला जाता है। तो इस तरीके की मार्केट में बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ निकल के आती हैं। इसको ही कंट्रोल करने के लिए सीसीआई इंडिया ने थोड़ा सा रेगुलेशन बढ़ाने की बात की है। ठीक है, तो थोड़ा अभी सीसीआई के बारे में हम देख लेते हैं। कौन सा, सबसे पहले तो यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनेगा, किस तरीके का निकाय है? तो वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय कहने का मतलब क्या है कि जो पार्लियामेंट में एक्ट के थ्रू पास होता है। एक तो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती है यानी कि संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय ऐसे होते हैं जब संविधान बना उसी समय में चीज़ें मेंशन कर दी गई थी। जैसे कि मान लीजिए चुनाव आयोग है, तो चुनाव आयोग आर्टिकल 324 में है, ये संविधान में इनिशियली मेंशन अगर कर दिया गया है तो चुनाव आयोग क्या हो जाएगा, संवैधानिक निकाय हो जाएगा। लेकिन बाद में अगर किसी निकाय को एक्ट में अमेंडमेंट करके या एक्ट के थ्रू पास करके अगर किसी बॉडी को एस्टैब्लिश किया गया है तो उसको बोलते हैं वैधानिक निकाय। ठीक है, तो वैधानिक निकाय जो है वो सीसीआई है यानी कि प्रतिस्पर्धा आयोग है। कब इसकी स्थापना हुई है? तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का है, उसके तहत इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, काम क्या करता है, मार्केट में जितना भी कॉम्पिटिशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है और सभी कंपनियों को एक इक्वल प्लेइंग फील्ड देने का काम जो है वो सीसीआई का होता है। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना, साथ के साथ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, ये सारा जो है वो सीसीआई का उद्देश्य होता है। अगर बात करें कि काम क्या क्या कर सकता है ये, तो अगर किसी भी तरीके की इरेगुलरिटी आती है तो सीसीआई क्या कर सकता है, पूछताछ और जांच कर सकता है, विलय और अधिग्रहण भी कराता है। कई बारी दोनों के बीच में एक तरीके से जब भी दो कंपनियों के बीच मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वहाँ पर क्या है, एक तरीके से एडवाइज़र का भी काम कर सकता है और मीडिएटर का भी काम कर सकता है। तो सीसीआई जो है वो बेसिकली मार्केट के ऊपर में जितनी भी इरेगुलरिटीज़ होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए है। इनका अध्यक्ष कौन होता है? तो सीसीआई में एक अध्यक्ष होता है और केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त न्यूनतम 2 सदस्य होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा 1 + 2 + 6 में इसमें मैक्सिमम 6 मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल में अगर देखा जाए तो 2 उसमें होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा एक तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं, एक अध्यक्ष होता है। मैक्सिमम 6 मेंबर्स इसमें हो सकते हैं। महानिदेशक जो होते हैं जांच शाखा का नेतृत्व करते हैं इनके। तो सीसीआई के बारे में ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं एडिटोरियल के ऊपर। यहाँ पर बात की जा रही है चाइना का जो चांग E6 मिशन है इसके बारे में। बोला जा रहा है कि चांग E6 मिशन की शुरुआत अभी नहीं हुई है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो 2007 में आया था। तो 2007 में ही चाइना ने चांग का पहला मिशन भेजा था। ठीक है, ये भी चंद्रमा के लिए ही था। चांग का मतलब जो होता है वहाँ पर चंद्रमा से रिलेटेड है, तो इसलिए इस मिशन का नाम चांग E6 मिशन है, जो कि अभी रिसेंट में गया है। हमने इसको डिस्कस भी किया था, लेकिन इनिशियली 2007 में चांग 1 मिशन गया था। जब ये मिशन गया था तो चंद्रमा की सतह के बारे में तब बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। 2007 में बहुत कम ऐसी कंट्रीज़ थी जिन्होंने मून के ऊपर में कुछ भी एक तरीके से ऑब्जर्वेशन किया था या फिर रिसर्च की थी। तो चाइना का ये मिशन उस समय में बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन उसमें क्या थी, टेक्नोलॉजिकली वो इतना एडवांस नहीं था। फिर धीरे धीरे करके चांग E1 के बाद में चांग मिशन 2 भेजा गया, 3, 4, 5 और अभी रिसेंट में चांग E6 मिशन को भेजा गया है। जो बाकी जितने भी मिशन इसके पहले हुए हैं उसमें हर मिशन में कुछ ना कुछ एक तरीके से टेक्नोलॉजी को एडवांस किया गया है। और अभी का जो मिशन है उसमें बेसिकली क्यों भेजा गया है कि चाइना है वो चाहता है कि चंद्रमा की सतह से वो सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करके ले आए। ठीक है, इसको लेकर के ये जो चांग 6 मिशन है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है।
दूसरी बात यह है कि ये इसलिए भी अलग है क्योंकि अब तक हमने जिस तरीके से, अगर हमारे चंद्रयान की बात कर लीजिए, तो हमने जो है वो चंद्रमा के दक्षिणतम जो छोर है, वो साउथ मोस्ट जो पॉइंट है, वहाँ पर हमने अपना जो क्या भेजा हुआ था, सैटेलाइट भेजा, ठीक है, चंद्रयान मिशन भेजा। तो ये दक्षिणी छोर पे हमने भेजा था। लेकिन चाइना जो है वो उससे भी आगे निकल करके बहुत ही सुदूर जो चंद्रमा का एरिया है वहाँ पर पे अपना मिशन भेज रहा है। उसका सीधा सीधा उद्देश्य ये है कि ऐसे एरियाज चंद्रमा के जहाँ पर अभी कोई नहीं पहुँच पाया है, वहाँ पर ये पहुँच जाए और वहाँ से चीज़ें और डाटा निकाल करके आए। मिशन का नाम एक तरीके से कहाँ पर कौन सा पॉइंट है जहाँ पर ये पूरा काम हो रहा है, तो चंद्रमा की एक है जिसका नाम है, एक क्रेटर है, बिल्कुल क्रेटर क्या होता है, गड्ढा होता है, तो वहाँ पर से सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं जिसका नाम है अपोलो। तो वो क्रेटर जहाँ पर चंद्रमा जो है वहाँ पर सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किए जा रहे हैं चांगी 6 मिशन के तहत, उसका नाम क्या है क्रेटर का, अपोलो। तो यहाँ पर चीज़ें भेजी गई है चाइना के द्वारा। यहाँ पर बोला गया है कि उद्देश्य क्या है इसका, तो उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस हों, साथ के साथ हमें ये मत पता चले कि चंद्रमा पर भी क्या वो सारी मटेरियल, वो सारी चीज़ें हैं जो आज हमारी धरती के ऊपर है। क्योंकि आपको मालूम है कि चंद्रमा जो है, जो हमारी धरती है, उसका एक उपग्रह है और हमसे निकल करके एक तरीके से अलग हो करके वो क्या कर रहा है, अर्थ के अराउंड में पूरा चक्कर लगा रहा है। तो वहाँ पर क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, इसको देखने के लिए ये पूरा मिशन है। और इससे जो है वो चाइना बेसिकली करता है कि जो भी वो कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करता है तो उसके बारे में जो नॉलेज है या फिर एक जो डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करता है। तो अभी देखेंगे इसमें कि चाइना क्या चांग-ई 6 मिशन में काम करता है कि नहीं, या डाटा शेयर करता है कि नहीं। फ़िलहाल यहाँ पर बात की जाए अगर इम्पोर्टेंस की, अगर चाइना जो है वो डाटा शेयर करता है तो बहुत सारी नई नई चीज़ें निकल करके आएंगी और चंद्रमा के बारे में और भी चीज़ें पता चलेंगी, सो दैट आगे आने वाले जितनी भी कंट्रीज़ होंगी अगर चंद्रमा के ऊपर में फिर से मिशन भेजती हैं तो उनको एक तरीके से आइडिया लगेगा कि उनको और किस दिशा में काम करना है। ठीक है, तो चांग-ई 6 मिशन के बारे में याद रखिएगा। अगली जो न्यूज़ है, व्हाट इज़ द नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। तो यहाँ पर बात की जा रही है, हमने बात भी की थी इसके बारे में कि जो अभी जो नेशनल इंश्योरेंस पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसमें बहुत सारी कमियाँ हैं। जिस तरीके से मान लीजिए कि किसी इंश्योरेंस जिसने ले रखा है अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो कई बारी जो उसका फाइनल बिलिंग को लेकर के इंश्योरेंस कंपनियां जो होती हैं वो बिल क्लियर नहीं करती हैं। इसकी वजह से हॉस्पिटल वाले जो पेशेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए जो हेल्थ मिनिस्ट्री है हमारी, साथ के साथ में IRDA यानी कि जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, डेवलपमेंट इंडिया है, इसने क्या किया है, IRDAI जो है और हेल्थ मिनिस्ट्री, इन दोनों ने मिल करके एक तरीके से नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज जो है वो शुरू किया है। तो क्या पूरा मुद्दा है, क्या इसके फ़ायदे हैं, इसमें एडिटोरियल में बताया गया है। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज की। तो ये क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर भारत स्वास्थ्य बीमा दावों की प्रक्रिया को सरल और मानकीकृत करेगा। स्वास्थ्य बीमा यानी कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें जो भी दावे हैं, जो भी इंश्योरेंस खरीद रहा है उसको, और जो भी क्लेम्स हैं उसके, उनको थोड़ा सा और आसान करने के लिए और इसको और ज़्यादा स्टैंडर्डाइज करने के लिए क्या है, ये नेशनल हेल्थ एक्सचेंज मिशन आया हुआ है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में दक्षता लाना है, पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंसी लाना है, और उसको और ज़्यादा क्या करना है, एक तरीके से विश्वसनीय बनाना है, रिलायबल बनाना है कि लोग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें और वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर भरोसा करें। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सारी चीज़ें मैंने बता दी कि दावा प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित करना है, मतलब कि जो भी क्लेम है उसको और ज़्यादा एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड, मैकेनाइज्ड करना है। जो भी इंश्योरेंस क्लेम है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना है कि कोई भी एक तो इंश्योरेंस कंपनी किसी कस्टमर के साथ में गलत ना कर पाए, और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है या फिर जो पूरा हॉस्पिटल वगैरह है वो भी जो है किसी के भी साथ कोई गलत काम ना कर पाए। ठीक है, तो धोखाधड़ी में कमी करने के लिए, डाटा विश्लेषण में सुधार करने के लिए ये पूरा जो है NHCE यानी कि नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज जो है वो पूरा शुरू किया गया। याद रखिएगा किसके किसके बीच में है, तो आपका हेल्थ मिनिस्ट्री के बीच में है, साथ के साथ में आपका जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, IRDAI जिसको बोला जाता है, उसके अंदर ये है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हेल्थ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे मालूम है कि ऑलरेडी जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा है जो आम जनता है उसके ऊपर में। एक कॉन्सेप्ट होता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का, यानी कि कोई जनता की स्कीम्स के बाद, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स के बाद भी जनता जो है वो अपने जेब से कितना हेल्थ के ऊपर में खर्च कर रही है, तो उसको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बोला जाता है। और इंडिया में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर वो बहुत ज़्यादा है। हमने आयुष्मान भारत योजना वगैरह बना रखी है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हर फैमिली को होता है वहाँ पर 5 लाख
रुपए हम देते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी अभी भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो इंडिया के लोगों का वो बहुत ज़्यादा है। इसको कम करने के लिए इस तरीके की पॉलिसीज़ वगैरह का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये पूरा जो नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज है ये पूरा लेकर के आया गया है। ठीक है, तो क्या इसके लाभ होंगे? सबसे पहले तो पॉलिसी धारक जो होगा उसके लिए यही होगा कि एक तरीके से जितना भी क्लेम रिजोल्यूशन है वो बहुत तेज़ी से हो जाएगा। तो जो अभी होता है कि पेशेंट को हॉस्पिटल से छोड़ना है लेकिन पैसे क्लियर नहीं हो पाए हैं, इस वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होगी, समस्याएं जो होगी, इनमें कमी आएगी। बीमा कंपनियों के लिए फ़ायदा क्या हो जाएगा कि भैया जो उनका जो प्रशासनिक लागत है वो कम हो जाएगा, धोखाधड़ी वगैरह का चीज़ों का वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पता लगा पाएंगे कि कहीं कोई व्यक्ति गलत तरीके से तो क्लेम नहीं कर रहा है, या फिर कोई हॉस्पिटल जो है जिसको बिल मिल गया है उसके बावजूद भी इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो बीमा कंपनियों के लिए भी फ़ायदा है। सर्विस प्रोवाइडर जो है, जो कि हॉस्पिटल वगैरह है, उनके लिए भी है कि बिलिंग और भुगतान की प्रक्रिया जो है वो आसान हो जाएगी। तो बहुत सारे फ़ायदे जो है वो इस NHEC की CE की वजह से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, मिनिस्ट्री ध्यान में रखिएगा और एडाई के बारे में ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया है। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, शुक्रिया एंड टेक केयर।